गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे हैं बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और उसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसमें अब हम पेज वाइज डिस्कशन करते हुए पहुंच गए हैं पेज नंबर 7 पे। तो चलिए देखते हैं कि पेज नंबर 7 पे क्या कंटेंट है। तो हमने अब तक देखा कि जो अब नोबल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव रोल प्ले कर रहे थे मुग़ल एम्पायर के अंदर। और अब जो नोबल थे निज़ाम उल मुल्क, वो मोहम्मद शाह के को सपोर्ट करते थे और ही वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन फ्रॉम द मुगल्स। और कौन से साल थे? 1713 से लेकर 1721 तक वो गवर्नर रहे डेक्कन के। फिर क्या हुआ कि 1724 में इनको एक टाइटल दिया गया आसफ़ जहाँ के नाम से। किसने दिया? मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह ने दिया। ASAF असफ़ JAH झा। और इनको बहुत इम्पॉर्टेंट नोबल माना जाता था निज़ामुल मुल्क को। और बोला जाता है कि जब ये यहाँ से चले गए तो इसके लिए बहुत अच्छा कोट है कि हिज डिपार्चर वॉज सिम्बॉलिक ऑफ द फ्लाइट ऑफ लॉयल्टी एंड वर्च्यू फ्रॉम द एम्पायर। जब निज़ामुल मुल्क यहाँ से चले गए दिल्ली से और ये हैदराबाद जाके इन्होंने स्टार्ट किया अपना रूल करना, तो वो एक तरह से मतलब बोला गया कि अब जो लॉयल्टी थी और जो एक एम्पायर का वर्चस्व था वो धीरे धीरे अब श्रिंक हो रहा है। और हम देखते हैं कि इनके जाने के बाद से ही जो मुग़ल एम्पायर है उसका फ़िज़िकल ब्रेकअप, मतलब वो मुग़ल एम्पायर एक तरह से टूटना शुरू हो जाती है। और हम देखेंगे कि अब कैसे मुग़ल एम्पायर का ब्रेकअप होता है। अब जब हम ये चीज़ हम समझते हैं कि जब सेंट्रल अथॉरिटी अगर हमारी वीक हो जाती है तो जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं या फिर जो छोटी छोटी जो एम्पायर होती हैं वो मतलब अपने को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश करते हैं। तो फिर एक नया फेज़ स्टार्ट हुआ जिसमें कि सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने चालू हो गए। अब क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे, पावरफुल थे जो और एम्बिशियस थे, जो चाहते थे कि उनको एक अलग टेरिटरी दे दी जाए और वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल करें। सो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नवाब थे जो कि अपनी हेरिडिटरी जो ज़मीनें थी उस पर काफ़ी सालों से रूल कर रहे थे। तो वो बहुत सारे एरियाज़ में वो एक तरह से निकल के आए अब सामने। तो उसके एग्जांपल्स हम कुछ देखते हैं तो उसमें बंगाल आता है, हमारा हैदराबाद आ जाता है, अवध आ जाता है, पंजाब आ जाता है। तो मतलब इन एरियाज़ में जो नवाब हेरिडिटरी रूल कर रहे थे वो भी अब धीरे धीरे सामने आ जाते हैं और वो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करते हैं। और फिर अब और धीरे धीरे हम देखते हैं तो इसमें क्या होने लगा कि रिबेलियन और इंडिपेंडेंस, मतलब अब चाहे वो नवाब हो, चाहे वो पैटी ज़मींदार हो, चाहे वो राजा हो। तो ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं, सर्कुलर जो डायग्राम है, इससे अगर हम समझेंगे तो नवाब और पैटी ज़मींदार और राजा सब लोग अब रिबेलियन करने पे उतर आए और उनको अब अपना इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अब जो मराठा जो अपना ये मुग़ल एम्पायर था वो इतना वीक हो चुका था और वो अब टूटने की कगार पे आ गया था। और अब हम पिछले जैसे हमने देखा कि मराठा सरदार्स का अपना एक अलग रोल था और आपका ये जो राजपूत राजास का था इनका अलग रोल था। तो जो मराठा सरदार थे वो भी अब, पहले तो वो केवल साउथ में कंसंट्रेटेड थे, लेकिन अब वो भी नॉर्दर्न एक्सपेंशन, मतलब नॉर्थ में वो उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया और उन्होंने क्या क्या कॉन्कर कर लिया? मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड, ये सब चीज़ें भी अब मराठा सरदार ने कैप्चर कर ली। तो कहीं ना कहीं अब मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे आ गया। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट नादिर शाह, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री में और डिक्लाइन, मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन में भी इनका एक मतलब कहीं इनका एक पूरा फेज़ है। तो नादिर शाह के बारे में बोला जाता है कि ये इंडिया के अंदर 1738 और 39 में आए और इन्होंने जो नॉर्दर्न इंडिया था उसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने एक तरह से तबाही मचाई और
बहुत ज़्यादा मतलब लूटपाट करके गए यहाँ से। और कौन थे ये नादिर शाह? सो नादिर शाह ही वॉज अ फाउंडर ऑफ अफशारिद डायनेस्टी ऑफ पर्शिया। तो पर्शिया तो जो हमारा आज मॉडर्न ईरान है उसको पहले पर्शिया बोला जाता था। तो इनका टाइम पीरियड था 1736 से 1747 तक। अब नादिर शाह के बारे में बोला जाता है कि ये एक शेफर्ड बॉय थे और जो भेड़ चराते हैं, एंड ही रोज फ्रॉम दैट पोजीशन टू शाह या किंग बाय सेविंग पर्शिया फ्रॉम श्योर डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन। मतलब ये बहुत कोई पुश्तैनी या फिर मतलब कि पीछे से हेरिडिटरी ये मतलब राजा नहीं थे या फिर रूलर नहीं थे। ये एक साधारण से मतलब एक शेफर्ड बॉय थे और उससे ये शाह बने थे, किंग बने थे। अब पर्शिया जो ईरान जो आज का ईरान है, इट वाज आल्सो थ्रेटन्ड बाय इंटरनल रिबेलियंस एंड फॉरेन अटैक्स। मतलब पर्शिया के अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो अब पर्शिया के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग कंट्रीज़ एक तरह से अटैक कर रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन से किसने अटैक किया? तो ईस्ट डायरेक्शन से द अब्दाली ट्राइब्समैन रिवोल्टेड एंड ऑक्युपाइड हेरात। ठीक है, तो अब्दाली ईस्ट डायरेक्शन से अब्दाली ट्राइब्समैन ने कैप्चर कर लिया। फिर गलजई ट्राइब्समैन डिटैच द प्रोविंस ऑफ कांधार। कांधार को किसने? गलजई ट्राइब्समैन ने अलग कर लिया पर्शिया से। फिर इन शिरवान, शिरवान में क्या हुआ? शिरवान में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ ऑफ द सुन्नीज बाय द शियाज एंड विच लेड टू अ रिबेलियन। मतलब एक तरह से जो सुन्नी पॉपुलेशन थी उनको परसिक्यूट किया गया, उनको मारा गया। किसके द्वारा? शियाज के द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ पे भी बगावत हो गई। तो जो सुन्नी मुल्लास थे, मुस्लिम्स थे, दे वर पुट टू डेथ एंड मॉस्क्स वर प्रोफेंड। मतलब मॉस्क्स को जो मॉस्क मस्जिद होती थी उनको जो इतनी सेक्रेड होता है मॉस्क, सो उसको भी सम्मान नहीं दिया गया। रिलीजियस वर्क्स वर डिस्ट्रॉयड, जो आपकी रिलीजियस बुक्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया। फिर ईयर 1721 में क्या हुआ कि जो गलजई चीफ थे खानदार के महमूद, वो भी उन्होंने भी पर्शिया के ऊपर अटैक कर दिया एंड ही ऑक्युपाइड इस्फहान, जो कि पर्शिया की कैपिटल थी। फिर साल 1722 में क्या हुआ? रशिया में कौन रूल कर रहा था? पीटर द ग्रेट। तो रशिया ने भी पर्शिया के ऊपर अटैक कर दिया 1722 में, एंड पर्शिया को इन्होंने फोर्स किया कि पर्शिया बहुत सारी प्रोविंसेस जो कि कैस्पियन सी से लगी हुई थी, इंक्लूडिंग द टाउन ऑफ बाकू, वो इनको रशिया को सरेंडर करनी पड़ी। पर्शिया ने रशिया को सरेंडर करी। फिर साल 1723 में अगर हम देखेंगे तो टर्की ने भी रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया एंड टर्की पुश्ड थ्रू जॉर्जिया एंड देन साउथवर्ड्स। मतलब एक तरह से टर्की ने भी काफ़ी सारा रशिया का जो पर्शिया था उसका एरिया ऑक्युपाई कर लिया। फिर ईयर 1724 रशिया और टर्की इन दोनों ने आपस में एक ट्रीटी साइन करी और जितना नॉर्दर्न हिस्सा था और नॉर्दर्न प्लस वेस्टर्न पर्शिया जो था वो इन्होंने अपने आपस में दोनों ने मिलके रशिया और टर्की ने बांट लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पर्शिया था, मतलब जो ईरान एक तरह से आज का ईरान है, इट वाज टोटली ऑक्युपाइड बाय या तो रशिया या फिर टर्की या फिर ट्राइब्समैन। मतलब इस तरह से वो पूरा मतलब बहुत वीक हो चुका था। तो हम देखते हैं कि फिर 1729 में नादिर शाह केम एंड ही वॉन बैक हेरात आफ्टर डिफीटिंग द अब्दालीज। अब नादिर शाह क्या करेंगे? ये धीरे धीरे जो पर्शिया से छीना गया, जो टेरिटरीज पर्शिया से अलग की गई, वो ये धीरे धीरे सारी टेरिटरीज को वापस जीत लेंगे। फिर सेकंड क्या किया इन्होंने? ही एक्सपेल्ड द गलजाइज फ्रॉम इस्फहान एंड सेंट्रल एंड सदर्न पर्शिया। तो इन्होंने गलजाई को भी वहाँ से निकाल दिया, गलजाइज को भी। फिर टर्की ने जो इनसे लिया था, जो टेरिटरीज ऑक्युपाई करी, तो ही कंपेल्ड टर्की टू गिव बैक ऑल हिज कॉन्कर्ड टेरिटरी। टर्की से भी इन्होंने सारी टेरिटरीज वापस ले ली।
फिर 1735 में ही साइंड अ ट्रीटी विद रशिया एंड रिसीव्ड बैक ऑल कॉन्कर्ड टेरिटरी, मतलब रशिया से भी इन्होंने अपनी सारी टेरिटरीज वापस ले ली। सो नादिर शाह वॉज अ पर्सन हु वॉज ट्राइंग टू रिटेन द ग्लोरी एंड इमेज ऑफ पर्शिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं आपके साथ जल्दी आऊँगा पेज 8 के साथ। हैव अ लवली इवनिंग। जय हिंद।